ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से लिए जाते हैं। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब के सौजन्य से हम सफल पूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ हो। जिस प्रकार पंचांग के पांच अंग होते हैं उसी तरह इस प्रस्तुति के भी पांच भाग। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से है और इसी भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर इस पूरे प्रस्तुति का पहला लघु भाग आपके सुझाव के अनुरूप हम इसका प्रस्तुति का लघु रूप आज हम नित्य अलग से प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग तारा बलम जिसका नाम है, सितारे जिनके करते काम है, सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। यहाँ जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। साथ ही साथ नव तारा चक्र पद्धति जिस पर तारा बलम आधारित है उसके अनुसार पूरे जीवन काल के बारे में ग्रहों और नक्षत्रों की दशा दिशा हम देख जान सकते हैं अग्रिम रूप से और उसके अनुरूप अपने कार्य को सुचारू कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करके शुभता प्राप्त कर सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रश्न। तीसरा भाग चंद्र बलम। यहाँ जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। चंद्रमा जिस राशि में गोचर करे और चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में हो उसी के आधार पर यह प्रस्तुत है। चौथा भाग चौघड़िया एक प्रकार का मूल ज्योतिष जो किसी भी कार्य को करने के में शुभता लाने हेतु उपयोग। हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें शुभता की अपेक्षा रखते हैं और चौघड़िया हमारी मदद करते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुत। पांचवा और अंतिम भाग अंकों के अंक में जन्म लेकर अंक हमारे लिए कितने कार्य करते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। इसलिए अंकों को पहचानना, उन्हें जानना, उन्हें समझना और अंकों को सही ढंग से परख कर उनके सही उपयोग करके उससे शुभता प्राप्त करना इस प्रस्तुति का उद्देश्य। तो आइए अंकों को जाने, पहचाने, समझें और उन्हें परख कर सही ढंग से उपयोग करें। साथ ही साथ यहाँ अंक कार्य करते हैं, साथ ही साथ अंक बोलते हैं। आज किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्म जातक के लिए आज का दिन कैसा होने की संभावना है, अंक क्या बोल रहे हैं, यह भी इसी प्रश्न। इस प्रकार पूरे पांचों भाग आपके लिए हम विशेष रूप से लाए हैं, संजू से संजो कर उसे क्रमबद्ध करके और उसे आपके लिए उपयोगी बना। इसलिए हमारे प्रस्तुति में आदि से अंत तक रहिएगा, रहेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, ताकि पूरी प्रस्तुति को की जानकारी प्राप्त कर उससे ज्ञान प्राप्त कर उससे ऊर्जा प्राप्त कर अपने उस कई भागों का अनुसरण करके आप अपने जीवन में सुखता ला सकते। जी हाँ, आपके लिए है ये प्रश्न। बस इंतजार किस पर का, चलते हैं आगे। पंचांग बोलचाल की भाषा में तो शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, किंतु पंचांग सुनने मात्र से पुराणों में लिखा है पंचांग सुनने मात्र से गंगा स्नान को लाभ होता है और गंगा स्नान को लाभ होने से गंगा माँ गंगा जल का प्रतिनिधित्व करती है और जल का जलीय तत्व हमारे शरीर में अधिक मात्रा में होना चाहिए। साथ ही साथ जलीय राशि जो चंद्र कुंडली में होती है उस पर भी सुप्रभाव पड़ता है और उनमें बैठे ग्रह तथा उनके स्वामी ही तो फलते हैं। इस प्रकार हमारे जन्म कुंडली को भी वह शुद्ध करता है और उसमें शुद्धता का। इसके अतिरिक्त पंचांग हमारे आत्मबल को बढ़ाता है, निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इस प्रकार पंचांग को सुनने और अनुसरण करने दोनों से लाभ। तो चलिए आइए पंचांग का हम सब अनुसरण करें, सुने, अनुसरण करें और अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग को सुने, सुनाएं और अपने जीवन को अधिक समृद्ध, सफल और समृद्धशाली बनाएं। इसी के साथ हम प्रस्तुति में
चलते हैं प्रस्तुति के पहले भाग में, और जाने के क्रम में श्री राम और तथा पवन पुत्र हनुमान को याद करते हुए चलते हैं। जय श्री जय राम, श्री जय राम। हनुमान। स्वागत है आपका पहले भाग। पहले भाग में आपका स्वागत है। आज का दिनांक 17 फरवरी 2026, माह फाल्गुन, पक्ष 1947, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947, विश्ववसु विक्रम संवत 2082, कलायुग का कलयुग का 5136वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:23 पर, सूर्यास्त 5:44। आज का दिशा शुभ उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन करके यात्रा में शुभ पाता। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार: वार मंगलवार, तिथि संध्या 5:30 तक अमावस्या जो पूर्ण तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 9:16 तक धनिष्ठा और तत्पश्चात सर्प दिशा। और नक्षत्रों के पद इस प्रकार: दिन का आरंभ धनिष्ठा के दूसरे पद से, जो कि प्रातः 9:05 तक रहता है। उसके बाद धनिष्ठा का तीसरा पद प्रांत 3:11 तक, चौथा पद रात्रि के 9:16 तक, और सतभिषा का आरंभ होता है पहला पद जो कि देर रात्रि के 18 तक रहता है, और सतभिषा का दूसरा पद कल सुबह में सूर्योदय के बाद 9:19 प्राप्त। तो ये रहे हमारे नक्षत्र की स्थिति। योग देर रात्रि, मध्य रात्रि 0:09 तक परिक, उसके बाद शिव, करण संध्या 5:30 तक नाग, उसके बाद फिर से तुग्न जो कि कल भोर में 5:36 तक, उसके बाद पौ। ये रहे हमारे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। भोलेनाथ का वास कहाँ है और उसकी शुभता कैसी है। ओम नमः शिवाय। जब तक अमावस्या है तब तक भोलेनाथ गौरी के सानिध्य में है। जब तक कृष्ण पक्ष अमावस्या है तब तक भोलेनाथ माँ गौरी के सानिध्य में है। तत्पश्चात शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में वे शमशान में होते हैं, क्योंकि शुभ नहीं है। तो आधा सही, आधा सुखप्रद है, दूसरा भाग सुखप्रद नहीं है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के अभिजीत मुहूर्त, शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:41 से 12:26 दिन तक, अमृतकाल दिन के 10:40 से 12:17 दिन तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:43 प्रांत तक, और गोधूली बेला संध्या 5:42 से 6:07 संध्या तक। निश्चिता मुहूर्त देर रात्रि 11:38 से मध्य रात्रि 0:28 तक। रात्रि में की जाने पूजा पाठ कर तब साधना तंत्र मंत्र आदि के निश्चिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 2:54 से 4:19 अपराह्न तक, गुलिक काल दिन के 12:04 से 1:29 अपराह्न तक, यमगंड प्रातः 9:13 से दिन के 10:38 तक, और कल भोर में 4:28 से सूर्योदय के पहले 6:04 तक। और पंचक आज प्रातः 9:05 से आरंभ है और समाप्ति इसका 21 फरवरी को रात्रि 7:07। आज का पंचक की स्थिति शुभ। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखें तो अंश के अनुसार सूर्य देव कमजोर अवस्था में है, मंगल देव भी राशि परिवर्तन करने को है, इसलिए वे कमजोर है। चंद्र देव भी आज राशि परिवर्तन करे, इसलिए ये तीनों कमजोर अवस्था अंश के अनुसार। राशि के अनुसार यदि देखें तो मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह, और अपने राशि में कोई ग्रह नहीं। शनि की राशि में, शनिदेव की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 6 ग्रह है, और चंद्र शुक्र मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है। इस ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, और अपने नक्षत्र में 4 ग्रह। मंगल देव, बृहस्पति देव, शनि देव और राहु। किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन आज नहीं। मंगल देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह हैं। राहु देव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2-2 ग्रह हैं। केतु, सूर्य, चंद्र और बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों के नक्षत्रों में एक एक ग्रह।
आज चंद्रदेव का राशि परिवर्तन है, जब वे मकर राशि से कुंभ राशि में जाए। इस प्रकार हमारे आज पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। अब आपको हमको ले चलते हैं दूसरे भाग। दूसरा भाग अति महत्वपूर्ण। जी हाँ, तारे बोलते हैं और तारे काम करते हैं। तारा बलम जिसका नाम है, सितारे करते जिसका काम है, सितारे बोलते भी हैं, काम करते भी हैं और झूठ बोलते हैं। चंद्रमा तारा बलम के समक्ष आपके पास समक्ष नक्षत्रों की सूची, और ये नक्षत्रों की सूची चंद्रमा के गोचर से संबंधित। जो ताराबलम के समक्ष नक्षत्रों के नाम है वो चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है, और ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वे चंद्रमा के हमारे जन्म कुंडली में बैठे चंद्रमा जिस नक्षत्र में उनकी सूची। जहां ये दोनों मिलते हैं वही आज का हमारा शुभता और अशुभता बताता है। और कुल 9 तरह की परिस्थितियां बन सकती है जब आज का तारा जन्म संपत्ति छेद विपद छेद प्रत्यय साधक न्याय हो। इस प्रकार 9 तरह की परिस्थितियां बन सकती है जब आज का तारा जन्म संविपत प्रत्यय और सात न्याय में हो, तो अशुभता की तरफ संकेत देता है। और अशुभता की तरफ संकेत देने का तात्पर्य यह कि हमें दैनिक कार्य में सावधानी और नए कार्यों का आरंभ नहीं कर, दैनिक कार्य में सावधानी बरतनी है और नए काम कार्य को आरंभ नहीं करना है। वहीं शुभता का जहाँ इशारा हो, जहाँ संकेत हो, वहां नए कार्यों का आरंभ हम कर सकते। सुझाव के तौर पर कभी भी जो अशुभ अशुभ तारे के संकेत हैं, जो जो भी अवधि है उसे अति उत्साहित होकर शुभ तारा में परिवर्तन करने का प्रयास न करें, क्योंकि उसमें वो जोखिम लेने से शुभता नहीं भी प्राप्त हो सकती। क्योंकि जो भी उपाय किताबों में लिखा है, जो हम अभी थोड़ी देर के बाद आपको समक्ष प्रस्तुत करेंगे, वह किताबों में है, वह कंफर्म नहीं। ताराबलम मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। नवतारा चक्र पद्धति नवतारा चक्र पद्धति का मुख्य सिद्धांत है कि ग्रहों के नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के काम करते हैं, ग्रह अपना काम नहीं करते। यानी अक्सर प्रश्न उठता है कि कुल 27 नक्षत्र और 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किस ग्रह का फल देंगे। इसके लिए 27 नक्षत्रों को, दोनों नक्षत्र की सूची बनाकर 3 श्रेणियों में रखकर उन्हें इस प्रकार क्रमबद्ध करके रखा गया, और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु देव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और पहला ग्रह केतु देव को पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से, यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला, दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व दूसरे ग्रह शुक्रदेव को, तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र का स्वामित्व सूर्य देव को, और इस प्रकार घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध देव को 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। और यह सूची इस प्रकार फलित कैसे करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे समझने की आवश्यकता है। हम जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ होता है उस नक्षत्र को हम चिन्हित करते हैं, और चिन्हित करके उस संबंधित ग्रह को के प्रति हमारा ध्यान जाना चाहिए। उस ग्रह, वह कौन सा ग्रह है उसे पहचानते हैं, चिन्हित करके नक्षत्र को चिन्हित करके संबंधित उनके जो नक्षत्र स्वामी है, जो ग्रह है, वही हमारा जन्म ग्रह होता है। वहीं से हमारी जीवन यात्रा आरंभ होती है। इसलिए पहला ग्रह वही बनता है, और ये पहला ग्रह जहां होते हैं उसी दशा महादशा में हमारा जन्म होता है, और पूर्व जन्म में भी वही अंतिम ग्रह हमारे हुए होते हैं। उन्हीं की दशा महादशा में हमारी मृत्यु भी हुई होती है। इसलिए जन्म कुंडली में जब भी हम देखेंगे तो दशा महादशा जो है उसमें हमेशा यह इंगित करता है कि पिछले जन्म से कितना हमारे जिस जन्म में भोगना पाते। जी हाँ, एक उदाहरण के तौर पर आप समझिए, इस जातक का जन्म वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र में हुआ है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव है, और शनिदेव के नक्षत्र में जन्म लेने के कारण शनिदेव की जो दशा महादशा 19 वर्ष हुआ करती, और जहां तक 19 वर्ष में से 4 वर्ष 6 दिन भोगना शेष रह गया है, जो कि इस जन्म में भोग शेष व पिछले जन्म में भोग चुका है। इसलिए हर जब भी दिन की दशा देखेंगे
तो आपको पिछले जन्म का शेषांश जरूर मिल रहा है। इसलिए हर ग्रहों की जो महादशा की अवधि भी हमने रखी है, और 19 वर्ष शनि का होता है। शनि के 19 वर्ष में से यह इस जातक में 4 वर्ष 6 महीने इसका भोगना बाकी, जो कि अभी भोगना। तो ये रहे विशेष आपके लिए उदाहरण से कि जिस दशा महादशा में हमारा पिछले जन्म में मृत्यु होता है, उसी महादशा में इस जन्म में भी हमारा जन्म होता है। चलिए वापस चलते। तो इस प्रकार सूची यह बनी, और हम पहला ग्रह जो बनता है हमारा, उस ग्रह से हमारी घड़ी की सुई की दिशा में गिनती करते हैं, और यह गिनती बुध तक जाती है। फिर यात्रा केतु से आरंभ होती है, और जो ग्रह हमारा बनता है उसके पहले ग्रह तक यात्रा समाप्त। पहला ग्रह पीड़ादायक, और वहां से पहला तीसरा, वहां से गणना जब घड़ी की सुई की दिशा में करेंगे, तो पहला तीसरा पांचवा सातवां ग्रह जो होता है पीड़ादायक होता है, बाधा कारक होता है, अशुभ फलदायी होता है। और वहीं दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ग्रह होते हैं, वो शुभ होते हैं, शुभ फलदायी होते हैं। ये सूची इस प्रकार बनती है। और आप देखें इसमें पहला तीसरा पांचवा सातवां ये अशुभदायी होते हैं, पीड़ादायक होते हैं। और दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ये शुभ फलदायी होते हैं। इस प्रकार इनकी शुभता और अशुभता, जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती है, जैसे जैसे याग आगे घड़ी की सुई की दिशा में बढ़ते हैं, वैसे वैसे इनकी शुभता और अशुभता का परिमाण या कहें मात्रा बढ़ती। इसलिए जो जो भी ग्रह हमारे लिए है, अब हम अग्रिम रूप से जान जाते हैं कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी। इस प्रकार दशा महादशा का फल कौन सा शुभ होगा, कौन सा शुभ, यह हम पहले ही जान सकते हैं। और इसलिए योजनाबद्ध तरीके से हम शुभ ग्रह के अवधि में शुभ कार्य का निष्पादन करके शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं, और अशुभ ग्रह की स्थिति में उनके दशा महादशा में हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं कि क्या को स्वीकार कर। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसा फल देंगे, उनसे अपेक्षा कितनी कर सकते हैं, वह भी इसी से उजागर होता है, इसी से पता चलता है। और ये वैसे ही अपेक्षा रखते हैं विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए कितने फलदायी होंगे, यह भी हम यहीं से जान सकते हैं। उदाहरण स्वरूप पहला तीसरा पांचवा सातवां ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए अशुभता ही लाएंगे। वही दूसरा अगर नक्षत्र, दूसरा ग्रह के नक्षत्र को देखें, तो उनसे बिजनेस पार्टनरशिप किया जाए तो धन का लाभ होने की संभावना। इस प्रकार हम ग्रहों के नक्षत्रों को पकड़कर उनसे शुभ फलदायी किससे से अपेक्षा करें, कहाँ से शुभ फल प्राप्त होगा, कि किन किन व्यक्तियों से, यह जान सकते हैं और अपने आप को जोड़ सकते हैं। चाहे वो व्यक्ति घर का हो, संसार परिवार का हो, रिश्तेदार का हो, या संसार। इस प्रकार हम नवतारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति है, और इसकी अद्भुत पद्धति को देखते हुए हमने YouTube पर अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है, जिसमें भगवान राम न सीता तथा पवन पुत्र हनुमान के विजन को यूज कर आप उसे देखकर आप ज्ञान अर्जित कर उसका सही उपयोग कर सकते। तो चलते हैं अब आपको लेकर हम वापस ताराबलन पर, और आज देखते हैं आज का चंद्रमा जो नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उसके फल कैसे। तो चंद्रमा आज धनिष्ठा नक्षत्र में है, उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र में जाएंगे। रात्रि के 9:16 पर दोनों का राशि परिवर्तन है, दोनों नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। आज इस प्रकार नक्षत्र परिवर्तन करके पहले भाग में का फल और दूसरे भाग का फल अलग अलग होगा, और इस प्रकार ये फल देखते हैं। अब आप आज का देखें उदाहरण स्वरूप, यदि भरणी पूर्व फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हम नक्षत्र यदि आपका जन्म है, तो पहला भाग क्षेम का, दूसरा भाग तेरी का। हम अपने अपने नक्षत्रों को पहचान कर शुभता और अशुभता का फल जान सकते हैं। आज का तारा जो अति पीड़ादायक जिसके लिए होगा, वह होगा शनि के नक्षत्र में, यानी पूष, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद में नक्षत्र जातक के लिए पहला भाग, और अश्लेषा ज्येष्ठ और रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दूसरा भाग। यह अति पीड़ादायक होने की संभावना। तो इस प्रकार हम अपने नक्षत्रों के अनुसार फल जान सकते हैं, और जो शुभता की अपेक्षा कर सकते हैं।
किताबों में जो लिखा है उपाय के तौर पर, अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तित करने के लिए वो आपके समक्ष है, किंतु यह इसकी अब सार्थकता या इसकी कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हम इसका कभी भी आपको अनुसंधान नहीं करते। हम आपसे आग्रह करेंगे कि जो न लें इसका उपयोग करें। इसके साथ ही हम तीसरे भाग में आपको ले चलते हैं। राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। आज प्रातः 9:05 पर चंद्रमा का राशि परिवर्तन है, जब वो मकर से कुंभ में जाए, इसलिए दोनों का फल अलग अलग होगा। चंद्र बलम इसका नाम है, राशि के करते काम है। राशि के अनुसार आज देखें तो पहले भाग में जब तक चंद्रमा मकर राशि में है तब तक के लिए मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। वहीं दूसरा भाग जब कुंभ राशि में चंद्रमा जाते हैं तो मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि के लिए शुभता के संकेत हैं। तेज शुभता के संकेत। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं चौघड़िया पर। चौघड़िया चौथे भाग का। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष या किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए संकेत देता है, शुभता और अशुभता बताता है। यह काफी उपयोगी है और इसलिए इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी। संक्षेप में यह बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिनों से इसको संबद्ध करने के लिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। और ये जो पहला चौघड़िया दिन का, पहला चौघड़िया रात का होता है, वही अंत का भी चौघड़िया हुआ। इस प्रकार 8 चौघड़िया का नामकरण, और 8 चौघड़िया को किसी न किसी साप्ताहिक दिनों से संबंध हुआ। और साप्ताहिक दिनों के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, जिनके अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग निमित्त कार्य हैं, अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं, अलग अलग उपयोगिता। इसलिए सभी चौघड़िया का कार्यों की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। ये साप्ताहिक दिन, ग्रह, उनके स्वामी ग्रह और ग्रहों के संबंधित कार्यों के लिए फल देने की उत्तरदायी है। इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता काफी बढ़ता है। जब भी चौघड़िया का उपयोग करें तो यह सुनिश्चित कर लें कि दिन का चौघड़िया या रात का चौघड़िया जो भी हम उपयोग करें कहीं अशुभता से व्याप्त तो नहीं है। दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला, वार बेला से ग्रसित कर सकता है और रात्रि का काल रात्रि। अनुभव के आधार पर हमने पाया है, अनुभव के दौरान अनुभव से हमने पाया है कि दिन का जो समय होता है उसमें सूर्य देव का प्रभुत्व रहता है और शनि देव जो सूर्य देव के पुत्र उनसे नाराज, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित। वहीं रात्रि चंद्रमा का प्रभुत्व, बुध देव के पुत्र नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया, लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित रहता है, प्रति लाभ। शनि देव का चौघड़िया कहा जाता है कि अत्यंत ही शनि देव का जो चौघड़िया है वह उसे ऐसा माना जाता है कि वह चौघड़िया एक प्रकार का शनि को पापी ग्रह माना जाता है, इसे काल रूप में चिन्हित किया जाता है और कोई भी शुभ कार्य करने के लिए उसमें नहीं कहा जाता। फिर भी धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए वह काफी लाभदायक है, क्योंकि शनि कर्म के देव, इसलिए शनि देव का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होते हुए भी वह शुभकारी। चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया क्या क्या। आज का चौघड़िया इस प्रकार। दिन रोग चौघड़िया से आरंभ, मंगल का चौघड़िया से, रोग चौघड़िया से समाप्त। और आप देखें उद्वेग चौघड़िया वार बेला से ग्रसित, काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित और शुभ चौघड़िया जो अपराह्न में है वह राहु काल से ग्रसित है। वहीं रात्रि का चौघड़िया, लाभ चौघड़िया जो 7:20 से 8:54 रात्रि तक है और काल रात्रि। इस प्रकार इन चौघड़िया का उपयोग नहीं करके हम शेष चौघड़िया का उपयोग कर सकते। तो आपको ले चलते हैं हम 5वें भाग। अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं और अंक हमारे लिए कार्य करते, हम उसे समझ नहीं पाते और अंक हमारे लिए नकारात्मक कार्य बाधक बन जाते। चलिए ये अंकों को पहचान। एक अंक, ये जो अंक होते हैं एक अंक होते हैं, 1 से 9 तक ये अंक होते हैं। 10वां अंक नहीं होता, शून्य को गणना में नहीं ली जाती। और जब भी 2 या 2 से अंकों से ज्यादा अंकों का समूह हमारे समक्ष आता है उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर देंगे। ये 1 से 9 तक अंक देखें। 5वां अंक ऐसा होता है जो बैलेंस अंक होता है, ये संतुलित अंक कहता है, ये सभी को संतुलित करता है, अपने पूर्व आने वाले अंकों को
बाद में आने वाले अंकों को। और ये 1 से 9 अंक के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं। ये ग्रह होते हैं सूर्य, 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल। और इन ग्रहों के अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग ऊर्जा, अलग अलग गुण होते हैं, और ये सभी तत्व गुण ऊर्जा इन अंकों में भी समाहित हो जाते हैं। इसलिए अंकों को उन ग्रहों के तत्व गुण और उनके ऊर्जा से आंका जाता है, बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। इस प्रकार एक को राजा, सरकार या नौकरी पेशा वालों के लिए वह बॉस से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले, झांसा देने वाले, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री से या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्म गुरु से या ऐसे व्यक्ति जो जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो उनसे, 8 को अधीनस्थ, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, हम नौकर चाकर, समाज के नीचे तबके के लोग, और इसके साथ ही हमारे लिए जो न्यायालय, और 9 को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर। इस प्रकार इन अंकों को हम विशेष नामों से पुकारते हैं, और इनका अगर हम देखें इनके नामों से तो हम आकलन कर सकते हैं कि संबंध आपस में क्या होगा। इसकी चर्चा थोड़ी देर में करते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमें ईश्वर कुछ अंक उपहार में देते हैं जन्म तिथि के रूप में, और ये जन्म तिथि तिथि माह और वर्ष मिलकर होता है। तिथि 1 या 2 अंकों का हो सकता है, माह भी 1 या 2 अंकों का, और वर्ष 4 अंकों का। अंक ज्योतिष के मूल सिद्धांत के अनुसार सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। जब भी 2 या 2 से ज्यादा अंकों का समूह है तो हम उसे जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं और एक अंक बनाते हैं। यहाँ भी हमने वही प्रक्रिया की है। तिथि माह व या वर्ष जब या गणना में, तिथि माह या गणना में जब भी 11, 22, 33 आए तो यह हमारे पूर्व जन्म की आत्मा से संबंधित और उन अधूरे छूटे हुए कार्य को इस जन्म में करने को संकेत देते हैं। वही 13, 14, 16, 18, 19 आते हैं। यदि चाहे तिथि में या गणना में, तो वह हमारे पूर्व जन्म के ऋण को दिखाता है या पूर्व जन्म में कुछ गलत किए थे जिसको इस जन्म में हमें ऋण चुकता कर। साथ ही साथ हमने ये जन्म तिथि ली है गूगल से, शैक्षणिक उद्देश्य है, जिनका जन्म तिथि आज है। तो इनका जन्म तिथि आप देखें 17। यहाँ आपको बता दें कि तिथि जो होता है तो हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, इसलिए इसे मूलांक क्या है, क्योंकि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व ही हम ही मूल है, हमारा वही से मूलांक होता है। अब बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहते हैं। तिथि माह और वर्ष को जब जोड़ देते हैं तो हमारा भाग्यांक होता है, कर्म होता है, वो हमारे भविष्य को बताता है, इसलिए उसे कंडक्टर कहते हैं। जिस प्रकार बस में ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में तालमेल रहना जरूरी है, शत्रुता रहने पर बस को आरंभ से ही चलना मुश्किल होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी यदि ड्राइवर और कंडक्टर का अंक यदि शत्रुवत हो तो हमारे जीवन स्ट्रगल सकता है। और वैसी स्थिति में ऐसे अंक की हमको व्यवस्था करनी होती है जो दोनों का मुक्त। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, तिथि और माह मिलकर हमारे बाहरी व्यक्तित्व दर्शाते हैं, जिसे हम अचीवमेंट नंबर या एटीट्यूड नंबर कहते हैं। एंजल नंबर वर्ष से निकलता है, यह वर्ष के अंकों को जोड़कर पुरुष के लिए 11 उसमें घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। यह 200 ग्रेड में इसे कुआं नंबर भी कहा जाता है, एंजल नंबर भी कहा जाता है। यह भी काफी उपयोगी है। ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक अलग अंक है जो वातावरण दर्शाते हैं। तो ये रहे, ये सभी अंक जो है स्थिर होते हैं, बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये जन्म तिथि जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है वह स्थिर होते हैं और उसी अंक से ये सृजित अंक। अब हमें जानना है कि कौन अंक हमारे लिए निष्कारी है, कौन अंक हमारे लिए समस्या कारक है। इसके लिए या कौन अंक हमें व्यवस्था करनी है, ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में संबंध क्या है, और अगर हमें इसको अंक की व्यवस्था करनी है तो कौन सा अंक होगा, स्रोत क्या होगा। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अंक हमारे लिए इसमें अंक मिसिंग कौन है और कौन से अंक हमारे इसमें ज्यादा है, क्योंकि जो भी अंक मिसिंग रहेंगे उसकी जो उससे संबंधित ग्रह की ऊर्जा, तत्व और गुण की कमी हमें रहेगी। वही जो अंक हमारे लिए ज्यादा इसमें होंगे, तो 3 बार से ज्यादा होंगे, 3 या 3 बार से ज्यादा, तो वैसे अंक
हमारे लिए उसके तत्व, गुण और ऊर्जा की अधिकता रहने पर भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो आइए अंकों को पहचाने कि कौन कौन से अंक हमारे लिए ज्यादा है, कौन कौन से अंक कम है। और इस प्रकार इन अंकों को पहचानने की प्रक्रिया में हमने आपके समक्ष दो चार्ट रखा है। पहला चार्ट आपके समक्ष 200 ग्रेड का पूरे अंकों का है। ये परमानेंट स्थान अंकों का 4 9 2 3 5 7 8 1 6, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली 4 3 8 9 5 1 2 7 6, और ये सभी किसी न किसी चीज को दर्शाते हैं, साथ ही साथ दिशा को भी बताते हैं। तो अगर ये आप देखें कि ये जब भी अगर दो बॉक्स भरा हुआ है तो ये उसी अनुसार उसका परिणाम है। और इन अंकों को देखें, इनका जन्म तिथि 17 2 1957, मूलांक 8, भाग्यांक 5 और एंजल नंबर 7 बनकर। अब इनके अंकों को हमने रखा तो मिसिंग अंक इनके 3 और 6 आए। यहाँ 2 अंक मिसिंग है, और 7 अंक आप देखें 3 बार आए हुए। 5 और 1 ये 2 बार आ चुके हैं, तीसरा और उसके अधिक आने से नुकसानदायक हो सकता है। इस प्रकार हम अंकों को पहचानते हैं कि इनके जो जिन अंकों का हम उपयोग कर सकते हैं, जो इनके पास एक बार आए हुए हैं वो 4 9 2 8 हैं, और जो कई बार एक बार भी नहीं आए हैं वो 3 और 6 है। साथ ही साथ 5 और 1 को अधिकतम हम एक बार प्रयोग कर सकते हैं, वैसे नहीं करें तो उत्तम। 7 अंक से दूर रहना। अब ये पहचानना जरूरी है कि मित्र कौन है, शत्रु कौन है। शत्रुओं को यदि पहचाना जाए तो आरंभ में, अंक ज्योतिष के आरंभ में, तो ये हमारे लिए श्रेष्ठ होता है, क्योंकि शेष अंक हमारे लिए शुभता ही दे। प्रश्न उठता है कि यदि हमारे ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रुवत हैं तो कौन से अंक का प्रयोग किया जाए, और ये इसका स्रोत क्या है। तो अंक जो प्रयोग करेंगे वह हमारे समक्ष उपलब्ध है। 3 और 6 हो सकता है, 4 8 9 और 2 हो सकता है। ये अंक हमारे लिए व्यवस्था कर सकते हैं। 5 और 1 का व्यवस्था नहीं कर, क्योंकि 5 1 2 बार आ चुका। और इस प्रकार यदि इनके देखें, इस जाति का, इस जातक का जो बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस या लेवल है, वह उच्च दर्जे का है, 4 9 2 7%। इस प्रकार इनकी जो आत्म बल है, विल पावर है, वह भी 7%। और इस प्रकार हम किसी चीज को आंक सकते हैं इनकी बौद्धिक क्षमता के। इनका जो दिशा है, पूर्व दिशा, 3 नंबर मिसिंग है। पूर्व दिशा इनका जो है वास्तव दोष होने की संभावना है। और साथ ही साथ उत्तर, इस साथ ही साथ उत्तर पश्चिम का दिशा इनके लिए हो सकता है समस्या कारक। इस प्रकार हम अंकों को पहचानते हैं, अंकों से वास्तु को भी ठीक करते हैं। अब आज देखें कि हम ये जो ये चूंकि जन्म तिथि परमानेंट होता है, इसलिए परमानेंट व्यवस्था ही करनी है इनके अंकों को ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में तालमेल करने के लिए। और वह स्रोत होता है नाम। नाम, जन्म तिथि के बाद नाम ही ऐसा होता है जो पूरे वर्ष हमारी आयु तक चलता है, और आयु के बाद भी चलता है। तो ये नाम जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ये नामांक हमारे लिए महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। आप प्रश्न करेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, अंक कहाँ जाए। यहाँ इन अंकों के अक्षर, ये मूल्य भी होते हैं, ये आपके समक्ष। और इसलिए नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों का वो अंक उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित करके उन अंकों को जोड़कर हम उसका उपयोग करते हैं। तो ये जिस जातक का जन्म तिथि आज है उनका देखें, प्रफुल्ल पटेल इनका नाम है। ये एक राजनीतिक है। आप देखें इनका इनका नाम 4 पे जाता है। 4 को हमने ले लिया इनका नाम, और इस प्रकार 4 इनके नाम पे जाता है। तो इनका 8 मूलांक है, नामांक 4 है, भाग्यांक 5 है, और इस प्रकार 7 अंक इनके काफी आए होते हैं। 9 अंक भी 2 बार आए। अब चलिए देखते हैं, शत्रु अंक को पहचानते हैं कि शत्रु अंक क्या होता है। आपको यहाँ यह भी बता दें कि नाम का जो पहला अक्षर होता है वह भी मूलांक का
शत्रु, मूलांक या भाग्यांक का शत्रु ना हो, क्योंकि नाम का जो पहला भाग होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उसका पहला अक्षर अति महत्वपूर्ण। जब भी नाम पुकारा जाता है पहले अक्षर में हमारी चेतना जागती है और पहला भाग पूरा होने के पूर्व हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो पहला भाग नाम का बहुत, इसलिए चलिए शत्रुओं को देख, शत्रुओं को देखें तो 1 का 8, 2 का 4 6 8 9, 3 का 6, 4 का 8 9 4 2, 5 का कोई नहीं, 6 का 3 9, 7 का 7 9 3 8 का 1 2 9 4 8, 9 का 6 4 2 8 9। इस प्रकार ये सभी 1 से 9 तक के अंकों की जो शत्रु अंक है वो आपके समक्ष है। आप देखें इनका मूलांक 8 है और 8 के शत्रु 1 2 9 4 8 है, यानी जो इनका जो है नाम का अक्षर नामांक और शत्रु पर गया है, नाम का पहला अक्षर भी शुभ नहीं। उसी तरह से अगर हम इनको इनके भाग्यांक से जोड़े तो 5 का कोई शत्रु नहीं होता है, इसलिए मूलांक और भाग्यांक आपस में शत्रु नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस है। और इस प्रकार हम इनके सभी अंकों के बारे में जान सकते हैं। आपके समक्ष ये भी सूची हमने रखी है कि जो हर जो अंक है उसके अक्षर शत्रु अक्षर कौन कौन, यह आपको नाम, शहरों के नाम आदि सेट करने में सुविधा होगी। आप ये देखें कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने के ही शत्रु होते हैं, 4 7 8 9। हम लोग सोचते हैं कि 8 कई बार आया, 8 अगर 8 हमारे लिए मूलांक है इसको बार बार यूज करो, 4 मूलांक है बार बार यूज करें कि नहीं। अगर ऐसी स्थिति है 4 7 8 9 यदि आपके मूलांक भाग्यांक कुछ भी बनते हैं उसे रोके हुए उसकी पुनरावृत्ति ना हो। और इस प्रकार इस जातक का वो नाम का पहला अक्षर भी शुभ नहीं है, नाम भी शुभ नहीं है। ऐसे उद्देश्य शैक्षणिक है हमारा, कोई प्रोडिक्शन करना ये नहीं है। हो सकता है कि मोबाइल आदि अंकों से ये उसको ठीक कर सकते या और भी कुछ नाम उनके छुपे हो। खैर, हमारा उद्देश्य आपको शिक्षा से उद्देश्य करना, अंक कैसे कार्य करते हैं ये बता। और चलिए अब आज देखते हैं अंतिम में वर्षफल कैसे जाते। वर्षफल के लिए जो ओरिजिनल जन्म तिथि होती है उसमें से वर्ष को हटाकर वर्तमान वर्ष को रख दिया जाता है और वह उसके बाद जो अंक निकलते हैं वह हमारा वर्तमान वर्ष होता है। यदि वह मूलांक और भाग्यांक का शत्रु है और रनिंग एज शत्रु बनते हैं हमारे लिए समस्या के कारक हो। मूलांक इनके 8 है और 8 के शत्रु 2 हैं, इसलिए समस्या थोड़ी हो सकती है। और 8 के रनिंग एज है वह 6, किंतु 2 के 2 जो है जो इनका पर्सनल ईयर है उसके 6 शत्रु। तो इस प्रकार इनका चांसेज है शुभता का इस साल का वह 60 to 40%, 60% तो 40% समस्या कारक हो। इस प्रकार यह प्रस्तुति अंक काम करते हैं या यहाँ समाप्त होती है। अब हम आपको दे चलते हैं अंक बोलते हैं। आज का अंक जो कह रहा है 2 अंक, ये 2 अंक आज प्रभावशाली है और ये 2 अंक का आप संबंध देखें तो इनकी शत्रुता किससे है। ये 4 के साथ इनकी शत्रुता है, 7 के साथ शत्रुता है, 8 और 9 के साथ शत्रुता है। इसलिए 4 13 22 31, 7 16 25, 8 17 26 और 9 18 27 तारीख को जब भी जाते किसी भी माह के उनके लिए आज का दिन शुभ होने की संकेत नहीं है। 6 15 24 तारीख को जिनका जन्म हुआ है उनके लिए दिन सामान्य होने की संभावना है। और 1 10 19 28, 2 11 20 29, 3 12 21 30 और 5 14 23 तारीख को जिनका जन्म हुआ किसी भी माह का उनके लिए दिन शुभ अंक बोलते हैं। यहाँ अंक सही बोलते, इस प्रकार अंकों की भूमिका हमने देखी जीवन में। तो और अब हम अंतिम पड़ाव पर आ गए, तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक हितकर साबित होगी। और यदि इस प्रस्तुति को हमारे पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना, प्रस्तुति को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आपको उससे लाभ हो। और यदि प्रस्तुति को देखने के क्रम में यदि कोई आपको सुझाव मन में आए हो तो उसे देर न करें, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर डालें ताकि हम उसे
उसका सही आकलन करके आवश्यक सुधार को इस प्रस्तुति में करके हम इस प्रस्तुति को और उपयोगी बना सकते हैं। इसी के साथ हम विराम से दें। इसके पूर्व हम कामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं मंगल देव से, श्री राम को श्री राम तथा पवन पुत्र हनुमान से कि आज आप उनकी असीम कृपा पर बरसते रहे और आपका दिन शुभ। आपसे आग्रह है कि आप इस प्रस्तुति को साझा जरूर करें तो अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छों के संग, ताकि आपको पंचांग सुनने, सुनाने और अनुसरण कर प्रेरित करने का लाभ प्राप्त हो। साथ ही साथ उन्हें भी, जिन्हें आप सुझाव दें, जिन्हें भी आप साझा करें, वे भी सुने, सुनाए और अनुसरण करके प्रेरित करके जीवन में को अधिक समृद्धशाली और सफल बना सके। इसी के साथ मंगल देव श्री राम पर और पवन पुत्र हनुमान के असीम कृपा की कामना करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। जय मंगल देव, जय श्री राम, जय पवन पुत्र।